वेलकम साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि इसमें बीकॉम और एमकॉम के कोर्स मटेरियल के साथ ही यूजीसी नेट सेट और असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड आवश्यक मटेरियल और टिप्स आपको समय समय पर मिलते रहेंगे। तो साथियों, आज का हमारा टॉपिक है अंकेक्षण के उद्देश्य एवं लाभ। यह टॉपिक बीकॉम अंतिम वर्ष के सिलेबस के साथ ही आपको यूजीसी नेट सेट की तैयारी के दौरान आपको उपयोगी हो सकते हैं। साथ ही असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा की तैयारी के दौरान यह सिलेबस में भी शामिल है। तो देखते हैं आज हम अंकेक्षण के उद्देश्य एवं लाभ पर आगे बढ़ते हैं। अंकेक्षण का उद्देश्य, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? लेखा पुस्तकों की जांच करना और वित्तीय विवरणों का सत्यापन। लेखा पुस्तकों की जांच अंकेक्षण का एक प्रमुख उद्देश्य होता है। हिसाब किताब की पुस्तकों को जांचना मुख्य उद्देश्य होता है। लेखा पुस्तकों में विभिन्न प्रकृति के व्यावसायिक लेन देन, व्यवहार एवं घटनाओं का मिलान और उनके प्रमाणकों तथा अन्य जो आवश्यक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होते हैं उसके अनुसार वो इसकी जांच करता है। इसी प्रकार इसको जांचने के बाद प्रमाणकों के औचित्य, वैधता, सत्यता और विश्वसनीयता की भी जांच करता है। वित्तीय विवरणों का सत्यापन करता है। वित्तीय विवरणों का अंकेक्षक को वित्तीय विवरणों की सत्यता एवं पूर्णता के संबंध में अपनी निष्पक्ष राय देने में सहायता प्रदान करता है। अगर इसको सत्यापन हो जाता है तो वित्तीय विवरणों के आधार पर जो इसके रिपोर्ट्स हैं, इसके आधार पर आप बहुत से इसमें विश्लेषण कर सकते हैं। निवेशक इस रिपोर्ट्स के ऑडिटेड रिपोर्ट के आधार पर ही, ऑडिटेड जो उसके अकाउंट्स होते हैं उसके आधार पर ही अपना कोई डिसीजन लेता है। गवर्नमेंट उस पर जो टैक्स लगाती है इस रिपोर्ट को ही देखती है। कोर्ट में यदि कोई मामला है तो आप ऑडिटेड जो अपने रिपोर्ट्स हैं उसको शो कर सकते हैं, उस पर पेश कर सकते हैं। तो बहुत से फायदे हैं इसके। इसके बाद हम देखते हैं सहायक उद्देश्य। सहायक उद्देश्य में क्या है? अशुद्धियों व छल कपट का पता लगाना, अशुद्धियों व छल कपट की रोकथाम करना। अशुद्धि और छल कपट यदि हो गए हैं तो उसको पता लगाता है और इसके माध्यम से अशुद्धि और छल कपट की रोकथाम भी संभव है। इसके बाद है कुछ इसके जो सामाजिक उद्देश्य। सामाजिक उद्देश्य में हम देखेंगे कि इसका ऑडिट का, अंकेक्षण का सामाजिक उद्देश्य क्या है। इसमें व्यावसायिक संस्थाओं को व्यावसायिक उद्देश्यों के अतिरिक्त सामाजिक उद्देश्य उत्तरदायित्व निभाने की भी अपेक्षा की जाती है। कुछ जो संस्थाएं ऐसी होती है जिनका उद्देश्य मात्र लाभ कमाना नहीं बल्कि समाज सेवा, सामाजिक उद्देश्य भी होता है। ऐसे संस्थाओं का अंकेक्षण करते हैं तो सामाजिक उद्देश्य के पर्पज से करते हैं। इसमें आंतरिक और बाह्य सामाजिक उनके उत्तरदायित्व भी शामिल है। इसके बाद है विशिष्ट उद्देश्य। ऐसे जो संस्थाएं हैं, ऐसे जो कंपनी हो गए या संस्था हो गए जो अपने विशिष्ट उद्देश्य के लिए अंकेक्षण कराएंगे तो उसको विशिष्ट उद्देश्य कहेंगे। जैसे कि लागत अंकेक्षण, प्रबंध अंकेक्षण, संचालन अंकेक्षण, कार्यक्षमता अंकेक्षण और कर अंकेक्षण। ऐसे कुछ अंकेक्षण हैं जिनका विशिष्ट उद्देश्य के लिए अंकेक्षण कराया जाता है तो इसको विशिष्ट उद्देश्य में शामिल कर सकते हैं। अन्य उद्देश्य में प्रबंधकों को राय, कर्मचारियों पर नैतिक प्रभाव और अधिनियमों की पूर्ति। अंकेक्षण ऑडिट के द्वारा अंकेक्षक जांच के दौरान पाई जाने वाली कमियों के सुधार हेतु अपनी राय दे सकता है, प्रबंधकों को राय दे सकता है। इसका कर्मचारियों पर नैतिक प्रभाव पड़ता है। कर्मचारी जो है कार्य समय पर ईमानदारी से संपादन करने का प्रयास करते हैं। अपनी गलतियों से पकड़े जाने का उनको भय बना रहता है। कंपनी अधिनियम की पूर्ति होती है क्योंकि कंपनी अधिनियम के अनुसार अंकेक्षण अनिवार्य है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अशुद्धियाँ हमने पढ़ा है। अशुद्धियाँ और छल कपट से संबंधित प्रश्न बीकॉम में पूछे जाते हैं। तो थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं क्या क्या अशुद्धियाँ हैं। अशुद्धियों से आशय लेखा पुस्तकों में की गई ऐसी त्रुटियां या भूल चूक जो अनजाने में, अज्ञानता में या अबोधता के कारण हो। अशुद्धियां कैसे होती हैं? अनजाने में या भूल चूक से, अज्ञानतावश हो जाती है। ऐसे
चीज़ों को हम अशुद्धि कहते हैं। इसमें क्या क्या अशुद्धियाँ हो सकती हैं? पहला है लिपिकीय अशुद्धियाँ। लिपिकीय अशुद्धि में भूल की अशुद्धि और लेखी की अशुद्धि। भूल की अशुद्धि क्या चीज़ है? यदि कोई एंट्री है, कोई लेखे हैं, हम लिखना ही भूल गए, छूट गया, तो ये भूल की अशुद्धि है। लेखी की अशुद्धि कैसे हो सकती है? जब कोई सौदा आंशिक रूप से अथवा पूर्ण रूप से गलत लिख दिया जाए। किस प्रकार से? किसी सौदे को हमने लिखना था 100 रुपये बिक्री का हुआ है, तो उसको हमने 1000 लिख दिया। 1000 लिखना था तो हम 100 रुपये लिख दिए। तो इस प्रकार के जो अशुद्धियाँ हैं उसको लेखे की अशुद्धि कहते हैं। इसका तलपट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो इसलिए तलपट में पकड़ में नहीं आएगा, लेकिन खाते जो हैं इसके प्रभावित होंगे तो वहाँ ये पकड़ में आ जाएगा। इसके बाद सैद्धांतिक अशुद्धियाँ। सैद्धांतिक अशुद्धियाँ क्या है? ऐसी अशुद्धियाँ जो लेखा कर्म के सिद्धांतों की अवहेलना करने पर या सिद्धांत के विपरीत प्रविष्टि करने पर होती है। ऐसी अशुद्धियाँ अधिकांशतः आयगत व्यय और पूंजीगत व्यय, आयगत प्राप्ति और पूंजीगत प्राप्ति के पर्याप्त अंतर नहीं करने के कारण होती है। पर पूंजी और आय में ठीक अंतर नहीं करने पर एक आय व्यय को गलती से किसी अन्य आय व्यय में डाल देते हैं, तो आय तथा व्यय की रकम व्यक्तिगत खातों में लिखने पर संपत्तियों का मूल्यांकन सिद्धांत के अनुसार नहीं करते हैं, तो सैद्धांतिक अशुद्धि कभी तलपट पर प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका पता लगाने के लिए ऑडिटर को बड़ी सावधानी से काम करने की आवश्यकता होती है। इसके बाद हम बात करते हैं क्षतिपूरक अशुद्धियाँ। क्षतिपूरक अशुद्धियाँ क्या है कि यदि किसी खाते के डेबिट पक्ष में गलती से कुछ रकम लिख दिया जाए और दूसरे खाते में क्रेडिट पक्ष में उतनी ही रकम लिख दिया जाए, तो ये क्षतिपूरक अशुद्धि है। जैसे ए लिमिटेड के खाते में हमको लिखना था 2000 रुपये लिखना था, उसको हमने उसके क्रेडिट में लिख दिया। बी लिमिटेड के क्रेडिट के स्थान पे लिखना था, उसको हमने डेबिट में लिख दिया। ठीक है, ए लिमिटेड के डेबिट में लिखना था, क्रेडिट में लिख दिया। बी लिमिटेड के क्रेडिट में लिखना था और डेबिट में लिख दिया, सेम अमाउंट है। तो ऐसे अशुद्धियाँ एक दूसरे के क्षतिपूरक है, तो इन अशुद्धियों को हम क्षतिपूरक अशुद्धि कहेंगे। इसके बाद 2 बार लिखे जाने वाली अशुद्धियाँ। कई ऐसे लिखे होते हैं जिसकी 2 बार हम एंट्री कर देते हैं, तो खाता बही में इसकी 2 बार खतौनी कर दी जाए तो लेखक इसे 2 बार लिखे जाने वाली अशुद्धि कहते हैं। यह भी एक प्रकार की अशुद्धि मानी जाती है। तो ये है अशुद्धियाँ। फिर से देखते हैं, ऐसी त्रुटियाँ या भूल चूक जो अनजाने में अज्ञानता से हो, अशुद्धियाँ कहलाती हैं। क्या क्या है इसमें? लिपि की अशुद्धियाँ, जिसमें भूल की अशुद्धि और लेखी की अशुद्धि। सैद्धांतिक अशुद्धियाँ, क्षतिपूरक अशुद्धियाँ और 2 बार लिखे जाने वाली अशुद्धियाँ। ये 4 पॉइंट हैं, आप इसे याद कर लेंगे। इसके बाद देखते हैं छल कपट। छल कपट प्रायः संस्था के कर्मचारियों द्वारा जानबूझकर एक निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाता है। छल कपट एक पूर्णतः नियोजित एवं योजनाबद्ध कार्य है। छल कपट प्रायः संस्था के प्रबंधकों द्वारा किया जाता है, जिसके पास संस्था को आदेश, निरीक्षण एवं नियंत्रण का अधिकार प्राप्त होता है। पिछले पेज में हमने क्या देखा? अशुद्धियाँ अनजाने में होती है, ज्ञानता से होती है। छल कपट जानबूझकर किया जाता है, ये अनजाने में नहीं होती। क्या क्या इसमें छल कपट किया जा सकता है? धन, माल और संपत्तियों का गबन, हिसाब किताब में गड़बड़ी। तो धन का गबन हो सकता है, कैसे करेंगे? तो धन का गबन जैसे रोकड़ प्राप्ति है, फुटकर प्राप्ति है, इस राशि को ही एंट्री नहीं की, पकड़ लिए, गबन कर लिए। चेक या अन्य जो विनिमय साध्य लेख है, ड्रॉप्स वगैरह हैं, या जो भी प्रपत्र है, उसकी चोरी कर लेना। झूठे लेनदारों और मजदूरों का भुगतान करके कर सकते हैं। इसी प्रकार से माल का गबन कर सकते हैं। माल का गबन क्या है? स्टॉक की वास्तविक चोरी कर सकते हैं। ऐसे जो व्यवसाय जहाँ जो छोटे आकार के उनके माल होते हैं, महंगे बहुमूल्य होते हैं, तो ऐसे कोई स्टॉक की छोटी मोटी चोरी कर सकते हैं, तो पता ही नहीं चलेगा, स्टॉक से वो कमी हो जाएगी। जहाँ संस्था के कर्मचारियों का ग्राहक से तालमेल अच्छा रहता है, तो ग्राहक को
मतलब झूठा एक जमा पत्र निर्गमित करके ये गबन कर सकता है। इसी प्रकार से संपत्तियों का भी गबन है। संपत्ति या जो उपकरण है उसको संस्था से बाहर कर सकता है, उसको अपने कार्य में उपयोग कर लेता है, तो इस प्रकार से गबन हो सकती है। हिसाब किताब में गड़बड़ी कैसे करेगा? तो हिसाब किताब में गड़बड़ी वो दो प्रकार से करेगा। पहला है लाभ को वास्तविक रकम से अधिक दिखा सकता है या लाभ को वास्तविक रकम से कम दिखा सकता है। ऐसे गड़बड़ी संचालकों, प्रबंधकों और अन्य जिम्मेदार व्यक्ति के द्वारा की जाती है, तो आसानी से पकड़ में नहीं आता। इसके बाद हम देखेंगे अंकेक्षण के लाभ एवं महत्व। अंकेक्षण के क्या लाभ है, क्या महत्व है, इसको हम देखेंगे। तो पहला लाभ है संस्था को लाभ। अंकेक्षण का पहला लाभ संस्था को लाभ। अंकेक्षण के कारण हिसाब किताब की पुस्तकों को लिखने वाला व्यक्ति अपने कार्य को नियमित रूप से, सावधानी पूर्वक और विधिवत रूप से करता है, उसके लिए बाध्य रहता है। ऐसे में संस्था को निश्चित रूप से अंकेक्षण से लाभ होगा। दूसरा है संस्था के लाभ में और भी कोई पॉइंट आप शामिल कर सकते हैं, जैसे लेखांकन कार्य का समय पर होना, अशुद्धि एवं छल कपट में कमी हो सकती है, व्यवसाय की लाभ हानि का ज्ञान हो सकता है, व्यवसाय की आर्थिक स्थिति का ज्ञान हो सकता है, कार्यकुशलता में वृद्धि हो सकती है, वैधानिक आवश्यकताओं की पूर्ति इससे संभव है, वित्तीय संस्थाओं से ऋण लेने में सहायक है, कर निर्धारण में सहायक है, व्यवसाय के विक्रय में सहायक है, क्षतिपूर्ति के निर्धारण में सहायक है, ख्याति में वृद्धि संभव है, आर्थिक नियंत्रण प्रणाली का मूल्यांकन किया जा सकता है, विवादों के निपटारे में सहायक है, अंकेक्षक से सुझाव प्राप्त इससे करने में सहायक है। ये तो हमने देखा संस्था को लाभ। इसके बाद हम देखते हैं संस्था के स्वामियों को क्या लाभ है। एकाकी व्यवसाय के लिए, जबकि एकाकी व्यवसाय के लिए अंकेक्षण अनिवार्य नहीं है, ऐसी दशा में क्या होगा कि स्वामी जो है ऑडिट के माध्यम से संतुष्ट यह होगा कि समस्त प्रविष्टियां वो अपने रिकॉर्ड्स में लिख दिया है, कोई त्रुटि और अशुद्धि नहीं रही है। ऑडिट के माध्यम से स्वामी संतुष्ट हो सकता है एकाकी व्यवसाय। साझेदारी व्यवसाय के लिए क्या है कि साझेदार हैं वो संतुष्ट हो सकते हैं कि समस्त साझेदार और कर्मचारियों ने ईमानदारी से काम किया है। अंकेक्षित लेखे जो हैं साझेदारों के प्रवेश, निष्कासन या मृत्यु ऐसे संबंधित जो निपटारे हैं उसमें सहायक सिद्ध हो सकते हैं। और कंपनी के लिए हम बात करेंगे तो ये तो अनिवार्य है, निश्चित है, उसके लिए महत्व की बात है, लाभ की बात है। बाद कर्मचारियों को लाभ। अंकेक्षित खातों के आधार पर, ऑडिट जो अकाउंट है, रिपोर्ट्स के आधार पर जो प्रदर्शित लाभ है उसके अनुसार संस्था के कर्मचारी अपने वेतन, बोनस व अन्य सुविधाओं की वृद्धि की मांग कर सकते हैं। लेनदारों को क्या लाभ हो सकता है? विभिन्न जो वित्तीय संस्थाएं हैं, बैंकिंग कंपनियां हैं, पूंजी के और जो पूर्ति करता है, अंकेक्षित खातों के आधार पर व्यवसाय की वित्तीय स्थिति का अध्ययन कर वित्त प्रदान करने के निर्णय, फाइनेंस करने का जो निर्णय है, इनके ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर ही करते हैं। विश्लेषणकर्ताओं को लाभ। विभिन्न विश्लेषणकर्ता अंकेक्षित खातों के आधार पर संस्था का विश्लेषण करते हैं, जैसे क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, इक्रा, क्रिसिल, ऐसे तो ये अंकेक्षित खातों का प्रयोग करते हैं। मर्चेंट बैंकर्स जो हैं वे ऑडिट रिपोर्ट का प्रयोग करते हैं, अंकेक्षित खातों का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से इनके लिए भी लाभदायक है। सरकार को क्या लाभ है? सरकार जो है अंकेक्षित खातों के आधार पर ही राष्ट्रीय आय, शुद्ध राष्ट्रीय आय, वित्तीय सहायता का निर्धारण, प्राथमिक क्षेत्रों का निर्धारण, विभिन्न नीतियों का निर्धारण आदि का निर्धारण, ये आयात निर्यात है नीति है, कर नीति है, इनका भी निर्धारण इस रिपोर्ट के आधार पर करती है। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ आज का यह टॉपिक आपके लिए यूजफुल और हेल्पफुल रहेगा। लाइक, शेयर, कमेंट के माध्यम से अपना प्यार देते रहें। थैंक यू।